ठीक है, शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो चीज पढ़ी थी ना, आज उसी क्लास के पिछली क्लास के ही टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने ना पोटेंशियल निकालना सीख लिया था एक पॉइंट चार्ज की मदद से। एक पॉइंट चार्ज से कितना पोटेंशियल बनता है वो कैसे निकाला जाता है, और पॉइंट चार्ज से बनने वाला जो पोटेंशियल था उसका जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था वो था V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। इस बात का ख्याल रखना कि गलती से भी भूल के ये मत कर देना कि यहाँ R स्क्वायर लिख दो। R होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और R स्क्वायर होता है, सॉरी R होता है पोटेंशियल के अंदर और इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है R का स्क्वायर। तो इस चीज का पूरा ख्याल रखना और ध्यान रखना। उसके बाद मैंने आपको सिखाया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है फॉर अ डाइपोल। एक डाइपोल से पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, और फिर उस डाइपोल से जो पोटेंशियल निकाले थे वो दो जगहों पर निकाल लिए थे। पहला था ऑन द एक्सियल लाइन और दूसरा था ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। आज मैं उसका तीसरा पॉइंट स्टार्ट करूंगा, दैट इज नंबर 3। और वो तीसरा पॉइंट आप लोगों को पता होगा मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा था जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाई थी तब भी, कि पहला केस था पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन। दूसरा केस है पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। और तीसरा जो केस होगा वो होगा कि किसी भी डाइपोल के लिए आपको किसी एक जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। जनरल पॉइंट का मतलब होता है, जनरल मतलब कहीं पर भी कोई भी। अभी आप लोगों को कोई स्पेसिफाई करके ये नहीं बता रहा कि ये वो पॉइंट है जो एक्सियल लाइन पर है या फिर ये वो पॉइंट है जो इक्वेटोरियल लाइन पर है। बस इतना कहा गया कि कोई भी पॉइंट है, कहीं पर भी हो सकता है। क्या पता एक्सियल लाइन पर हो, क्या पता इक्वेटोरियल लाइन पर हो सकता है कि एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों में से किसी पर भी ना हो, किसी और जगह पर। तो अब इसीलिए जो पॉइंट हम लेने जा रहे हैं ना वो ना एक स्पेशल स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, वो पॉइंट किसी भी जगह कहीं पर भी हो सकता है, और उसी को मैं बोल रहा हूँ जनरल पॉइंट। यानी कि आज की क्लास की हेडिंग है पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। यानी कि आज हम निकालने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। चलो अब सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझना, और एकदम सिंपल सी डेरिवेशन छोड़ दो। यूं समझ लो कि आप एक न्यूमेरिकल कर रहे हो, एक सवाल कर रहे हो। उस सवाल की मदद से हम इस पूरी कैलकुलेशन को कर लेंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखना और तसल्ली से समझना कि कैसे किया जाएगा। जरा सी बड़ी होगी, थोड़ी सी बड़ी देखिए, सपोज कर लीजिए ये रहा मेरे पास मेरा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में इस तरफ अगर देखा जाए तो मान लेते हैं यहाँ पर मेरे पास कौन सा चार्ज है, -Q, और इस जगह पर जो चार्ज है वो वाला कौन सा, दैट इज +Q, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ये रहा मेरे डाइपोल का सेंटर, और इस सेंटर का नाम क्या है, दैट इज O। अब ना मुझसे किसी ने ये बोला कि आपको ना सेंटर से R डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट दिया गया है, दिस पॉइंट इज P, और इसका डिस्टेंस जो है वो कितना है, R है। आपको इस P पॉइंट पर बताना है कि इस डाइपोल से कितना पोटेंशियल बनेगा एट पॉइंट P। अब आप ये बोलोगे जी हमें पता तो चल गया कि सेंटर से कितनी दूरी है P पॉइंट की, तो P पॉइंट की दूरी कितनी है, R। लेकिन एक बात बताओ, इस सेंटर से R डिस्टेंस इसी तरफ हो, ये कैसे पता चलेगा? ये R डिस्टेंस नीचे भी तो हो सकता है, R डिस्टेंस आगे भी तो हो सकता है, R डिस्टेंस पीछे भी तो हो सकता है, R डिस्टेंस इस तरफ भी तो हो सकता है। तो कैसे पता चलेगा किस डायरेक्शन में R डिस्टेंस? उसके लिए हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो हमारे पास डाइपोल है, इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो होता है उसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और आपका ये जो P पॉइंट को मिलाने वाली लाइन है O से, उसके बीच में बनने वाला जो एंगल है, मैंने उस एंगल को क्या मान लिया, थीटा। अब ये थीटा और R ये दोनों मिलकर के ना इस पॉइंट P की पूरी पक्की परफेक्ट पोजीशन बता देंगे। अब मैं आपको थीटा भी बताऊंगा कि भाई इतने एंगल पर, और डिस्टेंस भी बताऊंगा इतने मीटर की दूरी पर। अब बताओ कितना पोटेंशियल है। तो अब वो पॉइंट फिक्स हो गया, अब ये पॉइंट कहीं पर भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं बोल देता सिर्फ 4 मीटर दूर, तो वो P पॉइंट 4 मीटर दूर कहाँ हो सकता है, आगे पीछे दाएं बाएं किस जगह, वो कहीं पर भी हो सकता था।
लेकिन अब आपको ये चीज क्लियर होगी। अच्छा, हम अगर इसे चाहे ना तो इसके ऊपर ना एरो डाल करके ना इस पी पॉइंट के लिए बोल देते हैं कि ये जो आर वेक्टर है ना, ये पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, यहां से ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, दैट इज आर। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं जब सवाल करूंगा, सॉल्व करूंगा कैलकुलेशन, तो मैंने इस डिस्टेंस को कितना लेके चलूंगा, आर लेकर के चलूंगा। तो आप बोल सकते हैं आर वेक्टर और पी वेक्टर के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। अगर मुझे पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो मैं ये जानता हूं कि इस पी पॉइंट पर ये नेगेटिव चार्ज भी पोटेंशियल बनाएगा और पॉजिटिव चार्ज भी पोटेंशियल बनाएगा। एक काम करते हैं, इसकी वजह से यहाँ कितना पोटेंशियल बनेगा वो निकाल लेता हूँ, फिर इसकी वजह से यहाँ कितना पोटेंशियल बनेगा वो निकाल लेता हूँ, और दोनों को ऐड कर देता हूँ, मुझे टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैंने यही सोचा कि पहले मैं इससे यहाँ पर ना पोटेंशियल कैलकुलेट करके देखता हूँ कितना निकल के आता है। ऐसा करने के लिए मैंने ना यहां से ना एक कंस्ट्रक्शन कर दी, ये रही कंस्ट्रक्शन, और मान लिया यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना ले लिया, r1, और ऐसे ही इसको भी ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, और सपोज कर लीजिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना ले लिया, दैट इज r2। ये r1 और r2 हमें गिवन नहीं है, मैंने बस इसे लेट किया है ताकि मैं यहां से यहां का पोटेंशियल निकाल सकूं। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं यहां पर निकालता हूं क्या, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस चार्ज, सॉरी इस माइनस चार्ज की वजह से पोटेंशियल जो है उसे मैंने मान लिया v1, और पोटेंशियल निकालूंगा तो वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो चार्ज है वो कैसा है, माइनस का q, और अपॉन में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, दैट इज r1, वो मैंने देख लिया यहाँ से और रख दिया। इसी तरीके से मैंने सोचा मैं आप निकाल देता हूँ v2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब अब की बार मैं इस प्लस q से यहाँ पर पोटेंशियल निकाल रहा हूँ, तो मैंने इसके लिए लिखा यहाँ पर प्लस का q, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मैंने कितना माना हुआ, दैट इज r। ये मैंने पहले चार्ज से पोटेंशियल निकाल दिया, दूसरे से निकाल दिया। अब मुझे चाहिए इसका टोटल पोटेंशियल, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया दैट इज टोटल। टोटल कहाँ पर, एट पॉइंट P। तो टोटल अगर आपको निकालना है तो आप जानते हैं भाई कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर एडिशन नहीं होता, स्केलर क्वांटिटी को सिंपल जोड़ते हैं नंबरों की तरह। तो मैंने क्या किया, टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए यहाँ पर लिख दिया v1 और प्लस में v2, बस इन्हें जोड़ देता हूँ, टोटल आंसर आ जाएगा मेरे पास। तो v की जगह पर क्या रखा, v एज इट इज। व्हाट इज योर v1, v1 ये रहा हमारे पास, ये लिखा हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज माइनस ऑफ q अपॉन r1, और प्लस में दिस इज अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज प्लस q अपॉन में r2। मैंने v1 की जगह v1 रख दिया और v2 की जगह v2 रख दिया, बस इसे सॉल्व कर लेता हूँ, मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। इसमें देखिए कुछ कॉमन है क्या, जी हाँ q कॉमन है, और क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो मैंने q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ले लिया कॉमन, मेरे पास q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, तो यहाँ बचेगा माइनस का 1 अपॉन में r1, और यहाँ पर बचेगा प्लस में 1 अपॉन में r2 एज। तो मैं इसको चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू में q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट इसको पहले लिख देता हूं, तो इसे लिख दूंगा 1 अपॉन में r2, और माइनस में यहाँ पर लिख दिया 1 अपॉन में r1। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास ना ये आ गया इसका पोटेंशियल, कहां पर, इस पॉइंट P पर। यही डेरिवेशन खत्म, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो r1 और r2 है ये हमें गिवन थोड़े ना है, हमें तो क्या दिया गया है, r दिया है, और क्या दिया है, थीटा दिया है। अब जो चीज हमें दी गई है हम उसके टर्म्स में आंसर निकालेंगे, जो चीज मैंने लेट की है मैं उसकी टर्म्स में आंसर नहीं निकाल सकता। तो अब एक रास्ता मेरे पास ये बचता है कि अब मैं यहाँ से r1 निकालूं, r2 निकालूं, और दोनों को उठा करके इसमें रखूं और इसे सॉल्व करूं, और तब जाकर के मुझे मेरा फाइनल पोटेंशियल मिल जाएगा। इसका मतलब अब मैं यहाँ से r1 r2 जो निकालूंगा ना, वो r1 और r2 निकालना, इसके अंदर पुट करना, कैलकुलेशन सॉल्व करना, वो फिजिक्स नहीं है। मतलब मैं अब सिर्फ और सिर्फ प्योर मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करने वाला हूं। अब मेरी मर्जी है कि मैं r1 और r2 निकालने के लिए क्या मैं ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करता हूँ, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस यूज करता हूँ, क्या पता मैं ज्योमेट्री यूज कर लूं, या हो सकता है मैं लॉजिकली सोच लूं कि भाई r1 इतना होता होगा या इतना हो जाएगा। तो अब मुझे ये देखना है कि मेरे लिए ज्यादा आसान क्या पड़ेगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इसको ना ज्योमेट्रिकली कैलकुलेट कर लूं, थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ी बहुत ज्योमेट्री, ताकि मैं r1 निकाल सकूं और क्या निकाल सकूं, r2 निकाल सकूं। तो अब देखिए r1 और r2 की कैलकुलेशन कैसे करनी है।
आप लोगों को पूरा टारगेट पता है, मेरा अब मकसद है R1 और R2 निकालना और उन्हें इसमें पुट करना और अपने आप ही रिजल्ट मेरे सामने आ जाए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं R1 को कैलकुलेट करना और R2 को कैलकुलेट करना। इसके लिए मैंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, यहां पर से ना मैंने इसको ना पीछे की तरफ बढ़ाया, कंस्ट्रक्शन कर दिया, इसको इतना पीछे बढ़ाया कि ना ये चीज और ये दोनों के दोनों ना यहां पर ये वाला एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री, इस तरीके से, ताकि ये वाला डिस्टेंस, मैं एक काम करता हूं इस वाले पॉइंट का नाम क्या रख देता हूं m, और इसी तरीके से यहां से भी एक परपेंडिकुलर लाके इसके ऊपर डाल दिया इस तरीके से, ये रहा एक परपेंडिकुलर, और इस वाले पॉइंट का नाम मैंने क्या रख दिया, इसको मैंने इतना पीछे बढ़ाया ताकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैसा हो जाए, लगभग इक्वल हो जाए। मैंने इस वाले पॉइंट का नाम क्या रख दिया a, और इस वाले पॉइंट का नाम क्या रख देता हूं b, इसका नाम है n और इसका नाम है n। अब आप इसके अंदर देखेंगे ना, तो अगर ये पॉइंट भी बहुत दूर हो जाए, आप खुद ही सोचिए जरा, आपने ऐसे डायग्राम्स देखे हुए हैं, आप इन डायग्राम्स के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो बोलते हैं सर ये वाली साइड और ये वाली साइड कैसी हुई, इक्वल हो गई। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी नजर आ रहा है, इसके अंदर दिख रहा है कि P से लेकर के A तक का डिस्टेंस और P से लेके M तक का डिस्टेंस कैसा होगा, इक्वल। तो इसका मतलब मुझे AP अगर निकालना है तो MP निकाल देता हूँ, लेकिन MP के लिए मुझे OP तो पता है, मुझे क्या नहीं पता, OM नहीं पता, तो पहले मैं ये निकालने वाला हूँ। अब मैं ये OM कैसे निकालूंगा उस पर ध्यान दीजिए। अच्छा, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल था और आप जानते हैं डाइपोल का जो साइज है वो कितना है, दैट इज 2a। अगर ये पूरा ही 2a है तो ये आधा कितना होगा, a, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया a, और इसकी जगह पर भी क्या लिख देता हूँ, दैट इज a, मैंने इस जगह पर a लिख दिया। अब यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर ना राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा होगा, दैट इज इन राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ, AMO, मैंने ये वाला ट्राइंगल ले लिया AM और ये वाला ले लिया O। अच्छा, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में से कॉस थीटा कैलकुलेट करूं, देखिएगा जरा, कॉस थीटा, तो आप सबको पता है ये एंगल अगर थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसका मतलब ये रहा बेस, ये हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर। तो आप जानते हैं कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है, OM, तो मैंने बेस की जगह बेस की वैल्यू रख दी, दैट इज OM, और हाइपोटेन्यूज कितना है, दैट इज OA। OA की वैल्यू मुझे पता ही है वो कितनी है, दैट इज A, तो मैं इसके नीचे 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो OM की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, दैट इज A cos थीटा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये लो भाई, मुझे ये पता चल गया कि M से O तक का जो डिस्टेंस है दैट इज A cos थीटा। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे ना यहाँ पर, तो देखिए जरा, ये पॉइंट O मैं इस तरफ लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। तो ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है बिल्कुल सेम ट्राइंगल है भाई, सारा एंगल साइज वाइज सब सेम है, एग्जैक्टली सिमिलर ट्राइंगल है दोनों के दोनों। इसका मतलब ना जितना डिस्टेंस A cos थीटा ये निकला, उतना ही आप इसे भी निकाल के देख लेना, ये भी कितना आ जाएगा, A cos थीटा मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ये आप निकाल लेना, वही आएगा सेम टू सेम, क्योंकि देखो एंगल भी सेम है, साइडें भी सेम है, सब कुछ वैसे ही। अब मुझे OM की वैल्यू ना मिल गई A cos थीटा, और सिमिलरली इसी तरीके से ON की भी वैल्यू क्या आ जाएगी, A cos थीटा। तो ये लो जी, मुझे OM और ON दोनों की वैल्यू मिल गई। अब मैं इसके आगे की बात करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, मैं इस जगह पर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा जरा। अब अगर मैं यहाँ से कैलकुलेशन करना स्टार्ट करूँ तो प्लीज फोकस करना यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लिखना शुरू किया R1 डिस्टेंस। तो अगर मैं यहाँ से बोलूं कि ये वाला जो डिस्टेंस है A से लेके P तक, यही तो R1 है, दिस AP इज इक्वल टू MP, ये किसके बराबर होगा, M से लेकर के P तक के बराबर लगभग। तो ये कहा जाता है अगर पॉइंट P थोड़ा दूर है, काफी दूरी पर है, तब के केस में AP डिस्टेंस और PM डिस्टेंस बराबर होंगे। तो मैंने यहाँ पर जो निशान डाला है ये एग्जैक्टली इक्वल टू का नहीं है भाई, ये है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। इसका मतलब R1 इज इक्वल टू दिस, और ये डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, P से लेकर के O तक का डिस्टेंस प्लस में O से लेकर के M तक का डिस्टेंस। तो आपको पता है P से O तक का डिस्टेंस कितना है R, और O से M तक का डिस्टेंस कितना है A cos थीटा। तो मैं इसकी जगह पर अगर चाहूँ तो लिख सकता हूँ R प्लस A cos थीटा। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर सोचा कि अब क्या निकाल देता हूँ, R2। अब की बार मुझे क्या निकालना है, R2 निकालना है। अगर मैं यहाँ पर से ये वाला डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ, कौन सा, B से लेकर के P तक का R2 डिस्टेंस, तो ये वाला जो R2 डिस्टेंस है
और ये वाला जो डिस्टेंस है P से लेके N तक, ये दोनों के दोनों कैसे इक्वल, आप इस वाले ट्राइंगल में देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल। और ये तब इक्वल होते हैं जब ये पॉइंट P काफी दूरी पर होता है। इसका मतलब हो गया PB इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू PN। PB की वैल्यू कितनी है R2 और R2 है बराबर किसके, PN के। तो अगर मुझे PN निकालना है तो एक काम करते हैं, P से लेकर के O तक का डिस्टेंस कितना है R, ये पूरा डिस्टेंस कितना है R, इस पूरे R में से मैं इतना माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास, और ये कितना है दैट इज A cos थीटा। तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख देता हूँ, R माइनस में A इंटू में cos थीटा। ये लो जी, मुझे आंसर मिल गया R1 का और किसका मिल गया R2। अब मेरी एक बात सुनो, आपके पास एनसीईआरटी है या कोई भी किताब है, हर किताब में इस R1 और R2 को निकालने का तरीका बिल्कुल अलग अलग से रखा है। किसी में काफी ज्यादा बड़ा है, किसी में काफी ज्यादा आसान है। तो हो सकता है ये R1 और R2 निकालने का तरीका दूसरी किताबों में अलग हो, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने वो तरीका इस्तेमाल किया है जो ज्यादा आसान है, सिंपल है और आराम से आप लोगों को समझ में भी आ जाए। वरना हम इन्हीं चीजों को खतरनाक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से और थोड़े से अप्रोक्सीमेशन से हम लोगों ने इसका लगभग रिजल्ट निकाल दिया है। इसलिए आपकी मर्जी है कि आप R1 R2 कैसे भी निकालो, रिजल्ट आपका सेम ही आने वाला है। अब सुनिए ध्यान से, अब यहां पर मैंने लिख दिया नाउ, मेरा तो काम था V निकालना पोटेंशियल, तो V निकालने के लिए R1 और R2 चाहिए था, वो मैंने निकाल दिया। अब मैं R1 R2 रख देता हूँ और अपना आंसर फाइनल कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो V की जगह V, दिस इज इक्वल टू में Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, ब्रैकेट स्टार्ट, दिस इज 1 अपॉन R2, R2 की वैल्यू है R माइनस A cos थीटा। तो मैंने इसकी जगह पर इसकी वैल्यू रख दी, दैट इज R माइनस A cos थीटा, बीच में डाल दिया माइनस 1 अपॉन में R1, R1 की वैल्यू कितनी है R प्लस A cos थीटा। तो मैंने इसकी जगह पर लिख दिया R प्लस A इंटू cos थीटा, ब्रैकेट कर दिया क्लोज। बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा आपके सामने। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट स्टार्ट। मैंने क्या किया, इस तरीके से इसका एलसीएम लिया। आप इसे लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा R माइनस में A cos थीटा, इसे लिख दिया R प्लस में A cos ऑफ थीटा, ब्रैकेट क्लोज। इसको यहां पर लेके आएंगे तो ये आपके सामने हो जाएगा R प्लस A cos थीटा, और माइनस जब ये इधर जाएगा तो यहाँ पर भी हो जाएगा R प्लस में A cos थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा। माइनस R और प्लस R क्या हो गया, कैंसिल। अब मैंने इसको लिखना शुरू किया तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। आप इसे देखेंगे A cos थीटा ये ऐड होकर के क्या हो जाएगा 2A cos ऑफ थीटा अपॉन में A माइनस B और A प्लस B, इसका फॉर्मूला हो गया A स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। इसे मैंने थोड़ा सा अरेंज किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस Q को यहाँ लिखा और ये वाला 2A इसके साथ कर दिया, और साथ में इंटू में क्या लिख दिया, दैट इज cos ऑफ थीटा, और नीचे की तरफ मैंने इसको लिख दिया R स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर इंटू में cos स्क्वायर ऑफ थीटा, ब्रैकेट क्लोज। V की जगह पर V रखा, ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये चीज आप लोगों के लिए नई बिल्कुल नहीं है, Q इंटू 2A, व्हाट इज दिस, दिस इज द डाइपोल मोमेंट। तो मैंने इसकी जगह पर डाइपोल मोमेंट रख दिया P, इंटू में लिखा cos थीटा, और अपॉन में आप इसे लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इंटू में cos स्क्वायर ऑफ थीटा। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि मुझे पता चल गया कि इस P पॉइंट के ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस डाइपोल की वजह से कितना बनेगा जी, इतना बनेगा। साफ साफ पता चल गया कितना पोटेंशियल बनेगा। अच्छा ठीक है, ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है। अगर मान लो आपका ये डाइपोल बहुत ज्यादा छोटा हो, काफी ज्यादा छोटा हो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज फॉर ए शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल। अगर मेरा ये डाइपोल शॉर्ट होगा तो शॉर्ट डाइपोल तो वो होता है ना जिसमें ए बहुत छोटा हो आर से, मतलब साइज बहुत छोटा है, ए बहुत कम है आर के कंपैरिजन में, तो आप आर स्क्वायर के कंपैरिजन में ए को आराम से क्या कर सकते थे, नेग्लेक्ट। अब कई लोगों के दिमाग में ये आएगा कि सर ए को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कॉस थीटा थोड़े ना नेग्लेक्ट होगा। मेरी बात सुनो भाई, कॉस थीटा की बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। यानी कि आप अगर इसे सबसे बड़ा भी मानते हो ना तो ये ज्यादा से ज्यादा 1 हो पाएगा, और 1 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी ये क्या रहेगा, ए का स्क्वायर ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इससे ना इस कॉस की वजह से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ए स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर को पूरा ही नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कॉस अगर बहुत बड़ा भी हो सकता है तो वो कितना हो सकता है, 1। अगर कॉस 1 हुआ तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर, और तभी भी मैं ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। बेसिकली मेरा कहना ये है कि ए बहुत छोटा है आर से, तो इसलिए हम ए को अगर नेग्लेक्ट कर देंगे ना, तो मेरे सामने जो पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा वो आएगा 1/4πε0, दैट इज पी कॉस ऑफ थीटा, और अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर। तो ये चीज आपको याद रखनी होगी कि भाई ये फॉर्मूला आप तभी यूज करोगे जब आपसे कहा जाए कि आपका डाइपोल बहुत शॉर्ट है, और ये तब इस्तेमाल करोगे जब आप लोगों को ये ना बताया जाए कि वो शॉर्ट है। अदरवाइज आप इसको एज इट इज भी यूज कर सकते हो, मगर ये स्पेसिफिकली तब यूज करना जब डाइपोल शॉर्ट है। वैसे रियलिटी में अगर बात करें हम लोग ना, तो ये भी ना मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग एक अप्रोक्सीमेट रिलेशन है, क्योंकि हम लोगों ने R1 की वैल्यू को लगभग इतना लिया है, R2 की वैल्यू को लगभग इतना लिया है, और ये रिलेशन तभी वैलिड होता है जब P पॉइंट ना बहुत दूरी पर हो। तो हमने ये मान रखा है कि P पॉइंट काफी ज्यादा दूरी पर है, बट 12th क्लास में ऐसा कुछ नहीं देखा जाता, चाहे शॉर्ट डाइपोल हो चाहे लॉन्ग डाइपोल हो, सभी लोग ना लगभग इसी को यूज कर लेते हैं। बाकी आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप इसको यूज करेंगे जब आपका डाइपोल कैसा होगा, वेरी शॉर्ट पॉइंट डाइपोल या फिर कैसा हो आइडियल डाइपोल। और इसके अंदर आप लोगों ने एक बात नोटिस कर ली होगी कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है। ये चीज हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्जर्व कर ली। अब एक छोटी सी बात बताता हूँ, फिर हम इसे फिनिश करते हैं। अब मैं इसे लिखने जा रहा हूँ इन वेक्टर फॉर्म। इसे मैं लिख रहा हूँ किसमें, इन वेक्टर फॉर्म। मैं वेक्टर फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ। कैसे लिखूंगा वेक्टर फॉर्म में, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे लो। जो 11th में जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें दिक्कत होगी, फिर भी एक बार यहाँ पर ध्यान से देखिए। सभी बच्चों ने ये पढ़ा होगा 11th क्लास में कि ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए इंटू बी, और इंटू में क्या होता है, दैट इज कॉस थीटा। ये बात सभी को पता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये सभी चीजों को, सभी को क्लियर है ये बात। ओके, अब मैंने आप लोगों के सामने इसी फॉर्मूले का यूज करना स्टार्ट किया। मैंने यहाँ पर पहला वेक्टर क्या ले लिया, एक काम करता हूँ, पहला वेक्टर मैंने क्या ले लिया, पी ले लिया, पी वेक्टर। पी क्या, डाइपोल मोमेंट। और दूसरा वेक्टर मैंने ले लिया आर, लेकिन आर के ऊपर क्या डाल दिया, कैप डाल दिया। ये रहा पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर। आर के ऊपर कैप है, जिसके ऊपर कैप होता है मतलब वो कैसा वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर होता है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो अगर मैं पी डॉट आर को लिखूंगा तो मैं इसे लिखूंगा पी इंटू में आर का मैग्नीट्यूड, और इंटू में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो पी का मैग्नीट्यूड पी, और आर यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो यहाँ 1 रखूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आ जाएगा मेरे पास पी कॉस थीटा। तो पता ये चला कि पी डॉट आर कैप इज इक्वल टू पी कॉस थीटा। यहाँ पर भी तो पी कॉस थीटा ही नजर आ रहा है, इसका मतलब मैं इस पी कॉस थीटा की जगह पर पी डॉट आर कैप लिख सकता हूँ, यानी कि मैं v इज इक्वल टू लिख देता हूँ 1/4πε0 पी डॉट आर, और अपॉन में क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर। इसका मतलब ये मेरे पास ना पोटेंशियल लिखने का एक और फॉर्मूला आ गया। बस हम इसे ऐसे फॉर्म में लिख रहे हैं, लेकिन सवाल करने के लिए हम इसका भी यूज कर सकते हैं और इसका भी यूज कर सकते हैं। बेटर है, यही हमारा मेन फॉर्मूला जिससे हम सारी कैलकुलेशन करेंगे। बस इसको एक वेक्टर नोटेशन में ला करके मैंने लिख दिया। किसी को डाउट हो तो पी डॉट आर की डॉट प्रोडक्ट ओपन करोगे ना, वापस इसका आंसर कितना आ जाएगा, पी कॉस थीटा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। सर हाँ जी बोलिए। सर हमारा जो R1 और R2 था इक्वल हो, फिर तो सर ये V वो ऐसा 0 हो जाएगा। एक मिनट, हाँ अगर R1 और R2 इक्वल हो जाए तो। हाँ सर, उसका मतलब क्या होगा सर, V 0 होने का मतलब? हाँ देखो भाई, ये इस भाई का सवाल ये है कि सर अगर R1 और R2 इक्वल हो जाए तो मैं यहाँ पर R1 और R2 दोनों बराबर रखूंगा तो सब कुछ कट गया, और कट के पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इनका सवाल यही है कि ये कट पिट के ना 0 आ जाएगा, इसका 0 का मतलब क्या है। एक बात सुनो, R1 का डिस्टेंस बड़ा है, R2 जो है वो कैसा है, छोटा है। अच्छा अगर मैं इस P पॉइंट को यहाँ पर ले आऊं, इस जगह पर, और अब बोलूं तो आप बोलोगे सर अभी भी R1 बड़ा है और R2 कैसा है, छोटा है। तो आप बोलोगे आप एक काम करो, बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ लेके आ जाओ, अब R1 और R2 बराबर हो जाएगा। अगर आपने R1 R2 बराबर किया, इसका मतलब ऐसा तब हो पाएगा जब आपका पॉइंट P किस लाइन पे पहुंच जाएगा, इक्वेटोरियल लाइन पर।
और याद करो कल की क्लास में ही पढ़ाया था कि इक्वेटोरियल लाइन पर दोनों चार्जेस से जो पोटेंशियल बनता है वो बिल्कुल सेम बनता है, एक से पॉजिटिव एक से नेगेटिव, और दोनों कट पिट करके नेट पोटेंशियल कितना कर देंगे, 0। तो R1 R2 बराबर होने का मतलब है कि पॉइंट P जो है वो कहां पर पहुंच गया, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। इसके बारे में मैं कल ही आप लोगों के साथ बात कर चुका हूं। ठीक है जी, अब हम इसके आगे की बात करते हैं, सुनेगा ध्यान से। ये चीज सभी के लिए क्लियर है? एनसीईआरटी में भी ना ये डेरिवेशन करी हुई है, लेकिन उन्होंने ना इस डेरिवेशन को करने के लिए बड़ा अजीब सा फॉर्मूला यूज किया हुआ है। मतलब वो सही तो है लेकिन वो काफी बड़ा है। उन्होंने इसमें बाइनोमियल थ्योरम वगैरह सब कुछ यूज कर लिए। बाकी कैलकुलेशन के लिए ये वाला मेथड ज्यादा बेटर और ज्यादा ठीक रहेगा। चलिए सुनिए अब ध्यान से। अब हम एक काम करते हैं, कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस कर लेते हैं इससे। अब बात ये आती है कि यार अगर ये फॉर्मूला सच में ही एकदम ठीक है और एकदम परफेक्ट है, अगर ये फॉर्मूला एकदम सही है, तो फिर इसकी मदद से हम कहीं पर भी पोटेंशियल निकाल सकते हैं। बस क्या रखना होगा, थीटा रखना होगा, आर रखना होगा, फॉर्मूले के अंदर थीटा रखो, आर रखो, पी रखो, तो आपको पोटेंशियल मिल जाएगा। तो अगर ये सच में ठीक है तो चलिए एक काम करते हैं, कुछ स्पेशल केसेस को डिस्कस करते हैं। दैट इज स्पेशल केस। कौन से स्पेशल केस? मैंने सोचा नंबर 1 कि चलो एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले को ना एक्सियल लाइन पे अप्लाई करके देखते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर मेरा पॉइंट P यहां से मूव करते करते मैं उसे नीचे खिसका के ले आऊं और खिसकाते खिसकाते ला करके इस जगह से इस पॉइंट P को यहां ले आऊं, तो आप बोलोगे सर अगर आप इसे यहां ले आए तो इसका मतलब आपका पॉइंट P कहां पहुंच गया, एक्सियल लाइन के ऊपर। अच्छा, अगर मैं इस पॉइंट P को एक्सियल लाइन पर लेकर के आ जाऊं तो आप बोलोगे कि जैसे जैसे ये लाइन नीचे आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी ना, ये वाला एंगल थीटा कैसा होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। और जैसे पॉइंट P यहां पर पहुंच जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मींस दैट कि अगर मैं यहां पर लिख देता हूं व्हेन P lies on axial line, अगर पॉइंट P एक्सियल लाइन पे लाई करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो सकती है। अच्छा एक चीज और, किसने कहा एक्सियल लाइन सिर्फ इधर होती है? एक्सियल लाइन तो इधर भी तो हो सकती है। अगर एक्सियल लाइन इधर हुई और पॉइंट P इधर भी हो सकती है, तो पॉइंट P यहाँ पर भी तो हो सकता है। अब एक बात सुनिए, अगर ये लाइन आपकी यहाँ पर है और आप पॉइंट P को यहाँ लाना चाहते हैं, तो आपको पता है आप इस पॉइंट P को, आप इस मार्कर को, लाइन को घुमाते घुमाते यहाँ तक लाओगे, तो जैसे ही आपका पॉइंट P घूमते घूमते यहाँ तक आएगा, आप जानते हैं ये पूरा एंगल कितना बनने वाला है, 180 डिग्री। इट मींस कि आप बोल सकते हैं कि थीटा की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर 180। अगर आपका पॉइंट P इधर हुआ तो थीटा 0, और अगर आपका पॉइंट P इधर हुआ तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी। अच्छा, फिजिक्स में थीटा इज इक्वल टू 180 बोलो या फिर पाई रेडियन बोलो। एंगल के बारे में बताया था, एंगल की यूनिट क्या होती है, पाई। एंगल की एक्स्ट्रा यूनिट होती है रेडियन। तो 180 बोलो या पाई रेडियन बोलो, दोनों का मतलब सेम है। तो मैंने सोचा चलो एक काम करते, कैलकुलेशन करके देखते हैं कि क्या एक्सियल लाइन पर उतना ही पोटेंशियल निकलता है जितना हमने कल की क्लास में निकाला था। तो मैंने ऐसा करने के लिए फॉर्मूला लगाया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू में cos थीटा, और थीटा की वैल्यू 0 है, अपॉन में r का स्क्वायर, मैंने इसका इस्तेमाल किया। बीच में यहाँ पर डाल दिया और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज P cos, और थीटा की वैल्यू या तो 180 रखो या फिर पाई रखो, तो पाई और अपॉन में क्या हो गया, r का स्क्वायर। मैंने कहा भाई अगर थीटा 0 होगा तो ये होगा, और या फिर अगर थीटा ये होगा तो फिर ये होगा। अब आपको पता ही है कि इसका आंसर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 0 कितना होता है, 1 अपॉन में r का स्क्वायर। और अगर इसकी बात करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r स्क्वायर। मगर आप सभी को पता है कि cos पाई cos 180 कितना होता है, -1। मतलब दोनों से आंसर सेम आएगा। पहले वाले से अगर प्लस का आएगा तो दूसरे वाले से कैसा आंसर आएगा, माइनस का। तो मुझे ये पता चल गया कि हाँ, इसका मतलब ना ये बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट दे रहा है जैसा रिजल्ट हम पिछली क्लास में एक्सियल पॉइंट पर निकाल चुके हैं। नहीं विश्वास तो आप जाकर के पिछली क्लास में चेक कर लेना, यही वाला रिजल्ट हमने निकाला था। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। चलो एक काम करते हैं, अब दूसरा केस की बात करते हैं। आप लोगों को ये चीज पता है कि इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जो पोटेंशियल होता है डाइपोल से, वो कितना बनता है, 0 बनता है। अगर ये फॉर्मूला सच में ठीक है तो इससे भी पोटेंशियल कितना आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि ना, अगर मैं इस पॉइंट P को इक्वेटोरियल लाइन पर लाना चाहता हूं तो मैंने इस तरीके से इक्वेटोरियल लाइन ड्रॉ कर दी। अब जैसे जैसे मैं पॉइंट P को यहां से खिसकाते खिसकाते ला करके इक्वेटोरियल लाइन पर लेकर के आ जाऊंगा, तो ये वाला एंगल बढ़ते 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 कितना हो जाएगा, अपने आप ही 90 डिग्री हो जाएगा।
इट मीन्स ये हुआ कि अगर पॉइंट पी जो है वो लाई करता है, पॉइंट पी लाइज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। अगर पॉइंट पी इक्वेटोरियल लाइन पर लाई करता है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब π/2 रेडियन। और अगर मैं निकालूं यहाँ पर पोटेंशियल कितना आता है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4πε0 p इंटू में cos थीटा, थीटा की वैल्यू है π/2 अपॉन में r का स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज किया है। और आप सभी को पता है कि cos 90 कितना होता है? 0। तो आप सीधा बोल सकते हैं कि सच में भाई इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल 0 होता है। और ये फॉर्मूला भी इक्वेटोरियल लाइन पर जो पोटेंशियल निकाल करके दे रहा है वो कितना निकाल के दे रहा है? मतलब अब आप समझ गए कि आप किसी भी जगह पर सिर्फ डिस्टेंस और एंगल को रख दीजिए यहाँ पर और पी रखिए, आपको इस डायपोल से ना हर डायरेक्शन में हर तरफ ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी। मैंने इस चीज को यहाँ पर वेरीफाई भी करवा दिया कि ये चीज ना बिल्कुल ट्रू है और सही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है जी सर। हाँ जी बोलो। सर ये फर्स्ट केस में ये प्लस और माइनस का एक बार बता देना सर। ये cos 0 दिख रहा है आपको? cos 0 कितना होता है? +1। और cos 180 कितना होता है? -1। मैंने बोला यार दोनों के रिजल्ट बिल्कुल सेम आ रहा है, मगर इससे प्लस का आ रहा है और इससे कैसा आ रहा है? माइनस का। तो मैंने दो बार ना लिखने के बजाय एक ही बार में प्लस और माइनस दोनों लगा दी। और ये बात मैंने कल भी बताई थी कि अगर पॉजिटिव चार्ज की तरफ पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव आता है, और नेगेटिव चार्ज की तरफ निकालते हैं तो नेगेटिव आता है। क्यों आता है इसकी वजह मैंने आपको समझाई थी। अगर आपको नहीं समझ में या नहीं ध्यान है तो इंतजार करो, मुझे ना ऐसे सवाल कराने, न्यूमेरिकल्स कराने, उन न्यूमेरिकल्स में मैं आपको बताऊंगा कि मुझे कैसे पता चलता है कि कहीं पर पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या फिर कैसा होगा। ठीक है, ये इस वजह से था। चलिए मैं इसे अब रब कर रहा हूँ, अब हम बात करते हैं इसके आगे। अच्छा देखिए, एक जरूरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को ना ये बात सभी को पता है कि हम लोगों ने ना डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड भी निकाली हुई है, और डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर हम क्या निकाल चुके? पोटेंशियल भी निकाल चुके। एग्जाम में प्री बोर्ड में ऐसा एक सवाल आया था कि एक ऐसा प्लेस बताइए जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो 0 होता है मगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती। तो आप बोल सकते हो ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल, डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर पोटेंशियल 0 होता है मगर फील्ड 0 नहीं होती। अभी आगे एक टॉपिक करवाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको एक ऐसी जगह भी बताऊंगा जहां फील्ड तो 0 होगी मगर पोटेंशियल 0 नहीं होगा। वो बड़ा सिंपल सा है, मैं आपको अभी समझा दूंगा। फिलहाल चलिए अब हम ना इससे कुछ जरूरी बातें समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस की बात करता हूं। अब एक काम करते हैं, हम ना एक पॉइंट चार्ज और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, दोनों से बनने वाले पोटेंशियल को थोड़ा सा कंपेयर करके देखते हैं कि पॉइंट चार्ज से बनने वाला पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक डाइपोल से बनने वाले पोटेंशियल में कितना डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है, इनमें क्या फर्क है। सुनिए ध्यान से। नंबर 1, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं फॉर ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के लिए, एक सिंगल चार्ज के लिए, क्यू के लिए अगर पोटेंशियल निकाला जाए तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर। लेकिन अगर मैं निकालता हूं किसके लिए? फॉर ए पॉइंट डाइपोल। पॉइंट डाइपोल का मतलब आप समझ गए, फॉर अ शॉर्ट डाइपोल। पॉइंट डाइपोल बोलो, शॉर्ट डाइपोल बोलो, आइडियल डाइपोल बोलो, सबका मतलब बिल्कुल सेम है। अगर पॉइंट डाइपोल है और उससे पोटेंशियल निकालूं तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 दैट इज P cos थीटा अपॉन में R का स्क्वायर। ये चीज आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ से पोटेंशियल लिख दिया। मतलब पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, इन दोनों से हमने एक बात ऑब्जर्व की। नंबर क्या? पहली चीज की पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, बट द पोटेंशियल ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इसका मतलब ये भी डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, ये भी, लेकिन ये डिस्टेंस के इनवर्स है और ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे ना एक पॉइंट चार्ज से, तो डिस्टेंस को अगर डबल किया पॉइंट चार्ज से तो पोटेंशियल आधा हो जाएगा, लेकिन अगर डाइपोल से डिस्टेंस डबल किया तो पोटेंशियल आधा नहीं होगा,
पोटेंशियल 1/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस डबल करने पर r का स्क्वायर डबल का स्क्वायर 4 गुना कम हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा ये r स्क्वायर, जिसकी वजह से पोटेंशियल 4 गुना कम और ये आधा कम। मतलब डिस्टेंस बढ़ाने की वजह से ना बहुत ज्यादा तेजी से पोटेंशियल डाइपोल के केस में गिरेगा और उतनी तेजी से चार्ज के केस में नहीं गिरेगा। अगर मैं इसका एक ग्राफ बनाऊं बड़ा बेसिक सा, तो ऐसा ग्राफ मैं बना सकता हूं। यहाँ पर लिख देता हूँ पोटेंशियल और इसे अब मैं रब कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस r। अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं इसके केस में यहाँ पर ऐसे करके इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करूं तो मैंने इस तरीके से एक ग्राफ यूं ड्रॉ कर दिया, ये रहा। व्हाट इज दिस? दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू आर पॉइंट चार्ज। इसका ग्राफ के डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल कम होगा। लेकिन डाइपोल की बात करूं तो डाइपोल का ग्राफ ना कुछ ऐसा जाना शुरू हो जाएगा। क्यों ऐसा जाएगा? क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ना इसका भी पोटेंशियल कम होगा और इसका भी कम होगा, लेकिन डाइपोल का ज्यादा तेजी से कम होगा। इसलिए डाइपोल काफी ज्यादा इसके नीचे चला गया, यानी कि यहाँ पर जाकर के डाइपोल ना और नीचे जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस बढ़ने की वजह से डाइपोल की वजह से पोटेंशियल तेजी से गिरेगा और चार्ज की वजह से उतनी तेजी से नहीं गिरेगा। ये रहा वो पॉइंट जिस जगह पर दोनों से मिलने वाला पोटेंशियल, जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा? बिल्कुल सेम। और जब आप इसे यहाँ नीचे की तरफ ला करके यहाँ मिलाएंगे तो जरा याद करो, कल की क्लास में मैंने बोलता r इज इक्वल टू 1 और आज की क्लास में ये बोल रहा हूं यहाँ पर r 1 के बराबर नहीं होता। चेक कर लो, आप r को इसमें 1 रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, और इसमें r 1 रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा। यहाँ q है, यहाँ p cos थीटा है। इसका मतलब r इज इक्वल टू 1 पर ये दोनों बराबर नहीं होते। तो ये गलती मत समझना कि जब r का डिस्टेंस यानी कि 1 होगा, यानी कि डाइपोल से यूनिट डिस्टेंस पर और पॉइंट चार्ज से यूनिट डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल बनता है वो सेम नहीं बनता। इस बात का ख्याल रखना। तो ये हमारे पास एक छोटा सा ग्राफ हो गया, पोटेंशियल के लिए, एक पॉइंट चार्ज के लिए और एक डाइपोल के लिए। पहली बात। अब हम बात करते हैं दूसरी जरूरी बात, इसे भी जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जरा क्या चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके अंदर देखो, अगर हम बात करें पॉइंट चार्ज के लिए, फॉर पॉइंट चार्ज, अगर मैं पॉइंट चार्ज की बात करूं तो इन केस ऑफ पॉइंट चार्ज v जो है ना वो डिपेंड करता है किस पर? सिर्फ r पर। मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा तो v जो है वो भी कम और ज्यादा होगा उसके हिसाब से। लेकिन अगर हम बात करते हैं फॉर अ डाइपोल, अगर हम किसी डाइपोल की बात करते हैं तो डाइपोल के केस में जो v है ना वो डिपेंड करता है r पे भी और साथ में थीटा पर भी डिपेंड करता है। मतलब चार्ज के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डिस्टेंस दे दो किसी चार्ज से, एक चार्ज दे रखा है उससे 3 मीटर दूरी पर पोटेंशियल निकालना है तो 3 मीटर आगे निकालो, ऊपर निकालो, नीचे निकालो, दाएं निकालो, बाएं निकालो, कहीं भी निकालो, हर जगह 3 मीटर की दूरी पर पोटेंशियल कैसा होगा? बिल्कुल सेम। लेकिन डाइपोल के केस में ऐसा नहीं है भाई। अगर आपने 3 मीटर दूरी पर पोटेंशियल बोल दिया और आपने थीटा बदल बदल के दिया ना तो एंगल बदलने की वजह से 3 मीटर इधर पोटेंशियल अलग होगा, 3 मीटर इधर पोटेंशियल अलग होगा। भाई 3 मीटर इधर क्या हो जाएगा? इक्वेटोरियल लाइन पे तो 0 ही हो जाता है। और 3 मीटर इधर देखोगे तो पोटेंशियल अलग, इधर अलग, इधर अलग, तो सब जगह पर पोटेंशियल अलग अलग होगा, भले ही डिस्टेंस सेम क्यों ना हो। इसका मतलब मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ, फॉर अ पॉइंट चार्ज द पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्टेंस, बट फॉर अ पॉइंट डाइपोल और फॉर अ डाइपोल इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एज वेल एज एंगल थीटा बिटवीन r एंड डाइपोल। दो बातें होंगी। पॉइंट नंबर 2 के बाद अब आता है पॉइंट नंबर 3। इसे जरा ध्यान से समझिए। मैं इसे रब कर रहा हूं, यहाँ से जो जगह चाहिए यहाँ पर, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ। अब देखिए मैं एक काम करता हूं, मैं इस जगह पर ना इस चीज को समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करें फॉर ए पॉइंट चार्ज, तो जरा याद करो मैंने आपको बोला था कि पोटेंशियल जो होता है वो कैसा होता है? स्फेरिकली सिमेट्रिक। स्फेरिकली सिमेट्रिक, ये बात मैं कल ही बता चुका हूं आप लोगों को, दोबारा नहीं रिपीट कर रहा। फॉर अ पॉइंट चार्ज v का मतलब है पोटेंशियल इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। अब मुझे बात करनी है फॉर ए डाइपोल। एक डाइपोल के लिए जो पोटेंशियल होता है v वो कैसा होता है? क्या वो भी स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है या फिर कैसा होता है? अब सुनना ध्यान से, समझ। स्फेरिकली सिमेट्रिक का मतलब मैंने आप लोगों को कल बता दिया था कि अगर एक चार्ज है इस जगह पर, मान लो इस जगह पर एक पॉइंट चार्ज है दैट इज q, तो इस चार्ज से r डिस्टेंस यहाँ देखो, चार्ज से r डिस्टेंस पीछे देखो, चार्ज से r डिस्टेंस नीचे देखो, चार्ज से r डिस्टेंस ऊपर देखो,
आप पूरे स्फीयर पे कहीं पर भी चले जाओ, हर जगह पर आपको पोटेंशियल कैसा मिलेगा, सेम। यानी कि आप ये कह सकते हो कि अगर चार्ज सेंटर पर है और उसके चारों तरफ आप एक स्फीयर बना दो उसी चार्ज को सेंटर मान करके, तो उस स्फीयर के हर हिस्से पर पोटेंशियल बिल्कुल सेम होगा। और इसी चीज को मैंने नाम दिया था क्या, कि जब पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। लेकिन क्या ऐसा डाइपोल के साथ भी होता है? चलो चेक करते हैं। ये मान लो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में इधर नेगेटिव चार्ज मान लीजिए और इधर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज। मुझसे किसी ने बोला भाई इस जगह पर बताना जरा कितना पोटेंशियल होगा, ये पॉइंट पी है। मैंने कहा कितना डिस्टेंस है? आपने बोला जी ये वाला डिस्टेंस कितना है, आर। तो आप क्या करोगे, आप इसकी वजह से पोटेंशियल निकालोगे, इसकी वजह से पोटेंशियल निकालोगे, जोड़ दोगे और आपको आपका रिजल्ट टोटल मिल जाएगा। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पर हमने पोटेंशियल निकाल लिया, मान लो कितना आ गया दी। अच्छा, अगर यही वाला पॉइंट ऊपर के बजाय नीचे हो जाए और फिर बोलूं अब निकालना जरा पोटेंशियल कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर ये वाला पॉइंट यहाँ से जितनी दूरी पर था ये वाला पॉइंट भी यहाँ से उतनी ही दूरी पर है, ये वाला पॉइंट यहाँ से जितनी दूरी पर था ये वाला पॉइंट भी यहाँ से उतनी ही दूरी पर है, चार्जेस भी वही है, डिस्टेंस भी वही है, तो जो पोटेंशियल ऊपर था वही पोटेंशियल नीचे भी तो रहेगा। इसका मतलब इसमें कुछ भी बदलने वाला नहीं। इसी तरीके से ऊपर और नीचे पोटेंशियल सेम है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, हम लोग ना लाइव चल रहे हैं कैमरे पे, तो थोड़ा ध्यान से देखना, रियलिटी में और अच्छे से पता चल पाता है, दिखता है, ऑब्जर्व करना। अगर मैं यही वाला आर डिस्टेंस यहां से आगे की तरफ ले आऊं, आप लोगों को हाथ दिख रहा होगा मेरा, मतलब ये मार्कर की टिप ले लेता हूं, यहां से आर डिस्टेंस आगे की बात करूं और आप बोलूं कि अब यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है, तो पोटेंशियल भी कैसा होगा, सेम। तो आप बोलोगे यहाँ पर भी पोटेंशियल सेम है। अब मैं ज्यादा ना बोलने के बजाय मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ और आप इसको ऑब्जर्व कर लेना। आप ये बोलोगे कि जी पूरे के पूरे सर्कुलर हिस्से पर हर जगह पर पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा ड्यू टू दिस डाइपोल। मतलब अगर ये एक डाइपोल है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा, उतना ही पोटेंशियल नीचे भी उतनी डिस्टेंस पर होगा, उतना ही पोटेंशियल आगे भी उतने डिस्टेंस पर होगा, उतना ही पोटेंशियल पीछे भी होगा। मैं इस पूरे को मिला दूं तो एक सर्कल बन जाएगा। आप बोलोगे सर इस सर्कल के कहीं पर भी देख लो आपको हर जगह पर पोटेंशियल कैसे मिलेगा, सेम मिलेगा। मैंने बोला चलो यही चीज यहाँ देखें, तो आप बोलोगे आप यहाँ भी देख लो हर जगह पोटेंशियल सेम मिलेगा। मैंने कहा यहाँ ये पॉइंट हो, तो आप कह रहे यहाँ हर जगह देख लो यहाँ भी पोटेंशियल सेम मिलेगा। तो जब हम लोगों ने इन सबको मिलाया और ऑब्जर्व किया तो ये पूरे का पूरा कैसी शेप लेने लग गया, सिलेंडर। तो पता ये चला कि इस डाइपोल के एक्सिस को अगर मैं सिलेंडर की एक्सिस मान लूं और एक सिलेंडर इमेजिन करके ड्रॉ कर लूं, तो इस सिलेंडर के सरफेस के ऊपर हर जगह पर हमें पोटेंशियल कैसा नजर आ रहा है, इस जगह पर पूरे सर्कल पर पोटेंशियल कैसा है, सेम। यहाँ पर भी पूरे सर्कल पर पोटेंशियल कैसा है, सेम। तो ऐसी सिचुएशन में हमने एक बात ऑब्जर्व की कि जो डाइपोल होता है उससे जो पोटेंशियल बनता है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं होता, वो सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक होता है। मतलब अगर ये डाइपोल है तो इसके आसपास का जो सिलेंडर होगा ना, इस सिलेंडर के इस पॉइंट पर इधर की तरफ इधर की तरफ इधर की तरफ कहीं पर भी चले जाओ, हर जगह जो पोटेंशियल बनेगा वो कैसा बनेगा, सेम। इसलिए हम कहते हैं फॉर अ पॉइंट डाइपोल जी इज सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक, दैट इज सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक। मतलब ये जो है वो कैसा होता है, सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक होता है। तो ये ना एक तरह से कहा जाए एक पॉइंट चार्ज और एक डाइपोल के बीच में ना हम लोगों ने कंपैरिजन किया, इनके बीच में डिफरेंस देखा कि दोनों से बनने वाले पोटेंशियल में आखिर क्या क्या फर्क होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है जी, शुरू करते हैं। अब अगली चीज, किसी को कोई डाउट हो, परेशानी हो तो मुझे या तो कॉल करके पूछ लीजिएगा या मैसेज कर लीजिएगा, या फिर अगर अभी प्रॉब्लम है तो आप अभी भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सुनिए जी अब ध्यान से, अब ना आप लोगों का दूसरा पार्ट हो गया फिनिश। ठीक है, समझना था। नंबर 1, हम लोगों ने डाइपोल से पोटेंशियल निकालना सीख लिया है, उसके पहले हम लोगों ने पॉइंट चार्ज से पोटेंशियल निकालना सीख लिया। अब हम और भी आगे पोटेंशियल निकालना ही सीखेंगे। किन किन की वजह से मैं आपके सामने अभी वो डिस्कस करने वाला हूं। अब उससे पहले ना हम एक छोटी सी टर्म, एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, क्या, दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू
ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। मान लो आपके पास कोई एक सिस्टम है, उसके अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं और भाई सभी चार्जेस की वजह से आपको एक जगह पर पोटेंशियल निकालना है। जैसे मान लो ये लिखा है ना, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब बहुत सारे चार्जेस की मदद से कितना पोटेंशियल बनेगा, मुझे वो टोटल चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने मान लिया यहाँ पर ना मेरे पास एक चार्ज मौजूद है दैट इज Q1, इस जगह पर दूसरा चार्ज मौजूद है दैट इज Q2, यहाँ पर एक चार्ज है Q3, यहाँ पर चार्ज है Q4, Q5, Qn मान लिया लास्ट वाला। मुझसे किसी ने बोला यार यहाँ पर ना एक पॉइंट है P, मुझे ना ये पता करना है कि यहाँ पर आखिर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना बनेगा। तो मैंने ये देखा यार P पॉइंट ना Q1 की वजह से भी P पॉइंट पर पोटेंशियल बनेगा, मान लो इसका डिस्टेंस R1, Q2 भी P पॉइंट पर पोटेंशियल बनाएगा, मान लेते हैं इसका डिस्टेंस R2 है, Q3 भी P पॉइंट पर पोटेंशियल बनाएगा, मान लेते हैं इसका डिस्टेंस R3 है। ऐसे ही Q4, Q5, Q6, मैंने वो सब नहीं दिखाया, Q4, Q5, Q6, Qn दिखाया और मान लिया इसका डिस्टेंस कितना है Rn। तो अगर मुझे P पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए कितना है, तो मैं ये जानता हूं कि भाई पोटेंशियल तो एक स्केलर क्वांटिटी, और अगर आपको स्केलर क्वांटिटी के बारे में आप जानते हैं कि उनका टोटल निकालना है, तो सिंपल नंबरों की तरह एल्जेब्रिकली उन्हें जोड़ दीजिए, आपको टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। यानी कि अगर मुझे टोटल पोटेंशियल चाहिए एट पॉइंट P, तो सिंपल सी बात है दैट टोटल पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल्स ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्ज। अलग अलग चार्जेस की वजह से जितना भी पोटेंशियल निकलता है P पॉइंट पे, उन्हें निकालो, उन्हें जोड़ दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, मान लिया टोटल पोटेंशियल V है, तो पहले चार्ज से बनने वाला पोटेंशियल V1, दूसरे चार्ज से बनने वाला V2, तीसरे चार्ज से बनने वाला V3 और आखिरी वाले चार्ज से बनने वाला पोटेंशियल कितना है Vn। तो मैंने V1 को लिखा कि भाई इसकी वजह से यहाँ कितना पोटेंशियल बनेगा, मैंने यहाँ पर बोल दिया 1/4πε0 Q1 अपॉन R1, मुझे पता है फॉर्मूला, इससे मैंने लगा दिया, चार्ज Q1 था, डिस्टेंस R1 था, इसलिए V1 की आ गया। ऐसे अगर मैं V2 निकालूंगा तो 1/4πε0, आप बोलोगे दूसरे चार्ज को Q2 और इसका डिस्टेंस R2। फिर V3 की बात करेंगे तो 1/4πε0 और चार्ज कौन सा है Q3 और डिस्टेंस भी कितना हो गया R3। और ऐसे ही चलते चलते आखिरी वाले Vn वाले चार्ज से देखा तो 1/4πε0 दैट इज Qn अपॉन में Rn। आप बोलोगे जी हमने सबका पोटेंशियल निकाल के जोड़ दिया, अब हमें इसका टोटल पोटेंशियल मिल गया। आप इसमें बहुत अगर कुछ कर पाओगे तो एक ही काम कर सकते हो कि इसमें क्या कॉमन है, 1/4πε0 आ गया कॉमन, तो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा Q1 अपॉन R1, यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास Q2 अपॉन R2, यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास Q3 अपॉन R3 और लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा Qn अपॉन Rn। और ये मेरे पास आ गया टोटल पोटेंशियल जो हम लोगों को चाहिए था किस पॉइंट पर, एट पॉइंट P। अच्छा वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने ये चीज नोट्स में लिखी है, ऐसा कुछ भी पेपर में नहीं पूछा जाता, ये बस एक छोटी सी बात थी जो मैंने यहाँ पर लिखवा दी। कई बार बच्चे सोचते सर आपने टॉपिक नहीं कराया, भाई ये कोई टॉपिक नहीं, ये सिर्फ इतना सा बताता है, इतनी सी बात बताता है कि अगर आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं और आप किसी एक जगह पर टोटल पोटेंशियल चाहते हो, तो सभी चार्जेस का अलग अलग पोटेंशियल निकालो और सबको अलजेब्रिकली जोड़ दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आप इसे एक फॉर्मूले की तरह याद करने के चक्कर में मत पड़ना, मैं हमेशा यही काम करता हूँ, सबका अलग अलग पोटेंशियल निकाल के सीधा जोड़ देता हूँ, मेरा रिजल्ट आ जाता है। बस बुक में ये चीज डिराइव करके लिखी हुई थी, इसलिए मैंने भी आप लोगों के सामने इसे डिराइव कर दिया, बाकी इसका कोई ऐसा मकसद नहीं था। सभी को टोटल पोटेंशियल अगर चाहिए तो सभी के अलग अलग पोटेंशियल को निकाल करके उनका एल्जेब्रिक सम लेना पड़ेगा। एल्जेब्रिक मतलब प्लस के लिए पॉजिटिव चार्ज के लिए प्लस करोगे और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल कैसा लेना पड़ेगा नेगेटिव। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है जी, मैं अब इसे रब कर रहा हूं और अब शुरू करते हैं आज की क्लास का आखिरी टॉपिक, लास्ट। अच्छा आप समझ ध्यान से, ये टॉपिक ना आप लोगों की किताब में जीवन नहीं दे नहीं रखा, बुक में नहीं लिखा कहीं पर, ठीक है, लेकिन इसे सवाल की तरह एग्जाम में पूछा जा सकता है और हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब जरा आप समझिएगा मैं आप लोगों के सामने क्या डिस्कस कर रहा हूं। मैं तुम्हें फिर से याद दिलाता हूं, जिस दिन मैंने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था
तो हम लोगों ने कूलम्स लॉ के बाद पहले निकाली थी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और इस चैप्टर में क्या निकाला, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। फिर फर्स्ट चैप्टर में मैंने निकलवाया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और जनरल पॉइंट पर। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा और कल की क्लास में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एंड ऑन द एट एनी जनरल पॉइंट। तीनों चीजें कर ली थी डिस्कस। उसके बाद हमने वहां पर भी पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये भी जो बताया ये भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है कि जो टोटल फील्ड चाहिए तो सबको वेक्टरली ऐड करना पड़ेगा, सबका वेक्टर एडिशन ले लो। टोटल फोर्स चाहिए, टोटल फील्ड चाहिए, यहाँ पर सबका एल्जेब्रिक सम लेना होता है, वो चीज हो गई। फिर वहां पर मैंने फील्ड निकलवाई थी ड्यू टू ए चार्ज रिंग, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज रिंग। तो आज की क्लास का अब का आखिरी जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज रिंग। यहां लिखता हूं दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज रिंग। अब मैं निकाल रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी वजह से, एक चार्ज रिंग की वजह से। अच्छा, रिंग अगर चार्ज है तो वो दो तरह की हो सकती है। हो सकता है वो यूनिफॉर्मली चार्ज हो, यानी कि पूरी रिंग के हर हिस्से पर बिल्कुल बराबर बराबर चार्ज फैला हो सकता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो चार्ज, कहता हूं नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज हो। नॉन यूनिफॉर्मली का मतलब है कहीं पे रिंग के किसी हिस्से पे ज्यादा चार्ज है और किसी हिस्से पे कम चार्ज है। तो मैं आप लोगों के साथ दोनों ही केस डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज, यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज। तो परेशान मत होना कि यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली अलग अलग है, एक ही में दोनों हो जाएंगे, आप समझिएगा जरा मेरे बात पे ध्यान दीजिए। अच्छा, मेरा काम है रिंग से पोटेंशियल निकालना, तो चलो एक काम करते हैं, पहले एक रिंग बना ही लेते हैं। देखिए जी, मान लीजिए ये रही आपके पास आपकी एक रिंग, ठीक है। अब ये ना रिंग का क्या ले लिया मैंने, सेंटर। सपोज द सेंटर ऑफ द रिंग इज O, और मान लेते हैं हमारी इस रिंग का जो रेडियस है वो रेडियस कितना है, कैपिटल R। इस रिंग के ऊपर ढेर सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैंने मान लिया जो चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। और अभी मान लेते हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज रखते हैं, यूनिफॉर्मली मान लेते हैं, अभी बताऊंगा नॉन यूनिफॉर्मली। अब मुझसे पता चल गया कि टोटल चार्ज इस पर कितना है, Q। मुझसे किसी ने बोला कि भाई इसकी एक्सिस पर, ये तो होती है एक्सिस ऑफ द रिंग, इसकी एक्सिस पर कुछ दूरी पर एक पॉइंट है P। आप मुझे ये बता दो कि इस P पॉइंट पर इस रिंग की वजह से कितना पोटेंशियल बनेगा। ठीक है जी, आप लोगों को सवाल समझ में आ गया कि मेरा काम क्या है, मेरा मकसद क्या है, मैं क्या करना चाहता हूं। अब मैंने ये सोचा यार P पॉइंट पर अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो पूरी की पूरी रिंग से पोटेंशियल ये लोग पूछ रहे हैं, तो मैं ये बोलूंगा ना भाई पहले ये तो बता दो P पॉइंट कितनी दूरी पर है। तो मुझसे बोल दिया गया कि भाई P पॉइंट का डिस्टेंस O से P तक का डिस्टेंस कितना है, X। अब बताओ P पर पोटेंशियल कितना बनेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ये सोचा कि यार ये जो पूरी की पूरी रिंग पर चार्ज बिखरा हुआ है हर तरफ, उसमें से मैंने ना एक छोटा सा इसका टुकड़ा अलग कंसीडर कर लिया, इसे मैंने बोल दिया चार्ज एलिमेंट। एक छोटा सा चार्ज का टुकड़ा ले लिया और मान लेते हैं इस जगह पर जो चार्ज है इस छोटे से टुकड़े के ऊपर वो कितना चार्ज है, स्मॉल q, और टोटल रिंग पे जो चार्ज है वो है कैपिटल Q। मैंने इस जगह पर जो पॉइंट चार्ज लिया हुआ है दैट इज, इस पॉइंट का नाम रख दिया A। अच्छा, इस पूरी रिंग की बात करूं और बोलूं क्या रिंग जो है वो पॉइंट चार्ज है, आप बोलोगे नहीं सर वो तो बड़ी रिंग है, पॉइंट चार्ज कैसे हो सकती है, पॉइंट चार्ज तो छोटा सा चार्ज होता है। तो मैंने इस पूरी रिंग का एक छोटा सा टुकड़ा कंसीडर कर लिया। तो अब आप बोलोगे छोटा सा जो पार्ट आपने लिया है, एलिमेंट लिया है, आप इसे पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हो और इसकी मदद से इस जगह पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल बनेगा। कहां पर, P पॉइंट पर। तो मैंने ये सोचा यार मेरे पास फॉर्मूला तो है पोटेंशियल निकालने का, लेकिन वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, रिंग पॉइंट चार्ज नहीं है, लेकिन इसका छोटा सा एलिमेंट पॉइंट चार्ज है। तो मैंने ये सोचा इस छोटे से चार्ज एलिमेंट की वजह से जो छोटा सा पोटेंशियल बनेगा वो बनेगा dV इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो चार्ज है इसके ऊपर है dQ अपॉन में यहां से यहां तक का डिस्टेंस। तो मैंने यहाँ पर देखा ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का। तो अगर ये R है और ये X है तो ये वाला डिस्टेंस आप पाइथागोरस से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, x² प्लस में R का स्क्वायर हो जाएगा।
और मैंने यहाँ पर डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस का फॉर्मूला रख दिया, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर एज इट इज। ना ध्यान हो तो फिर से याद दिला दूं, फॉर्मूला है v का 1/4 एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, तो इसको अप्लाई किया 1/4 एप्सिलॉन नॉट, q की जगह dq और r की जगह से वहां तक r की जगह पर ये वाला डिस्टेंस जो हमें यहाँ पर चाहिए था। तो ये मुझे मिल गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ स्मॉल चार्ज एलिमेंट। लेकिन मुझे तो टोटल पोटेंशियल चाहिए, तो सिंपल सी बात है भाई, टोटल चाहिए तो ऐसे जितने भी चार्जेस हैं सबके पोटेंशियल को निकाल करके जोड़ दो, और सबको जोड़ने के लिए हमारे पास जो तरीका वो क्या है, इंटीग्रेशन। तो बस मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा और टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट कर लूंगा। कैसे करूंगा देखिए, तो मैंने यहां पर लिख दिया दैट इज टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू रिंग की वजह से जितना पोटेंशियल बनेगा हम उसकी बात कर रहे हैं। तो भाई टोटल पोटेंशियल निकालना है, तो टोटल पोटेंशियल को मैंने बोल दिया V, और टोटल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन इस चीज का। तो इसका इंटीग्रेशन किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर की तरफ है dq और अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एज इट इज। ये मैंने कर दिया इसका इंटीग्रेशन। अब इसको सॉल्व करना है, लेकिन आपको पता है इंटीग्रेशन में जो टर्म कांस्टेंट होती है हम उसे बाहर निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखा कि यार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, एक तो ये बाहर आ जाएगा। अच्छा P पॉइंट तो यहीं पर रहेगा ना हमेशा, O से P तक का डिस्टेंस x तो वो तो फिक्स है, यानी कि x जो है वो कांस्टेंट है। रिंग का रेडियस हमें दे रखा है वो भी कैसा है, कांस्टेंट है। तो भाई x कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, जब x और r दोनों कांस्टेंट है तो ये पूरी टर्म ही कांस्टेंट है। और अगर ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, सॉरी दिस इज कैपिटल R, तो ये पूरी टर्म अगर कांस्टेंट है तो मैं इसे भी बाहर ले आता हूँ। तो मैं इसे भी बाहर लेकर के आ गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, और मेरे पास इंटीग्रेशन बच गया दैट इज dq। अच्छा dq क्या है, एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट। अगर मैं इंटीग्रेशन करके सारे चार्ज एलिमेंट को जोड़, यानी कि सारे dq को जोड़ना शुरू करूं, यहाँ का dq, यहाँ का dq, यहाँ का dq, यहाँ का dq, सारे छोटे छोटे dqs ऐड कर लूं, सभी एलिमेंट जोड़ दूं, तो आप बोलोगे सर जब सारी चार्ज को आप जोड़ दोगे तो आपके पास टोटल चार्ज आ जाएगा। कौन सा वाला टोटल चार्ज, जितना टोटल चार्ज हमारी रिंग के ऊपर है। तो इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि इस टर्म का जो टोटल सम होगा वो कितना होगा, दैट इज Q, दैट इज द टोटल चार्ज ऑन द रिंग। और अब मैं इसे अगर चाहूं तो लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह पर मैंने लिख दिया Q और अपॉन में डाल दिया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में क्या लिख दिया आर स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूँ कि P पॉइंट के ऊपर इतना पोटेंशियल बनेगा ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, इस रिंग की वजह से। ठीक है, अब कई लोगों के दिमाग में एक बात चल रही है कि सर हमने तो सुना है कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें लिमिट भी लेनी पड़ती है। हाँ भाई, आप लिमिट भी ले सकते हो, बिना लिमिट के भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सारे dq जोड़ूंगा तो टोटल q ही आने वाला है। अगर आप चाहो तो एक ऐसा सर्कल बना सकते हो, इस सर्कल का मतलब टीचर समझ जाएगा कि अच्छा इसने पूरे के पूरे सारे एलिमेंट को जोड़ दिया सर्कल के ऊपर के। तो आप ये बनाओ या मत बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपके पास बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट आ गया। और यहाँ से आप लोगों ने एक बात ऑब्जर्व कर ली होगी कि दिस बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, मतलब रिंग पर चार्ज जितना ज्यादा होगा P पॉइंट पर पोटेंशियल भी उतना ज्यादा बनेगा। अगर मैं रिंग के चार्ज को दुगना कर दूं तो P पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया रिंग से बनने वाला पोटेंशियल एट पॉइंट P। अब एक बात मेरी ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, सुनिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है भाई, अब सुनो एक बात, अभी तक तो मैं कह रहा था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब मैं कह रहा हूं नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब हो गया कि कहीं पर चार्ज कम है, कहीं पर ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं ज्यादा है। अब मान लो भाई इस जगह पर अलग चार्ज है, इस जगह पर ज्यादा चार्ज है, इस जगह पर कम चार्ज है, इस जगह पर और ज्यादा, यहाँ पे कम, यहाँ ज्यादा, हर जगह कम ज्यादा है, ठीक है, लेकिन टोटल चार्ज कितना है Q। आप पूरी डेरिवेशन ऐसे ही करोगे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सारे dq को जोड़ दो। तो भाई अगर हर जगह पर बराबर बराबर चार्ज फैला है तब जोड़ोगे तो भी टोटल Q आएगा, और अगर कहीं पे कम फैला है कहीं पे ज्यादा फैला है तब जोड़ोगे तो भी टोटल चार्ज उतना ही तो आएगा जितना पहले था। इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर चार्ज या तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, हर जगह बराबर बराबर हो, या फिर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, कहीं कम हो कहीं ज्यादा हो,
कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आप इस डेरिवेशन को करोगे और टोटल चार्ज निकालोगे तो हर केस में जो टोटल सम आएगा चार्ज का वो कितना होगा, क्यू ही रहेगा। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जो रिंग है वो यूनिफॉर्मली चार्ज हो या नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज हो, दोनों ही केसेस में आप इसी चीज का इस्तेमाल करोगे। ये बात सभी के लिए बिल्कुल क्लियर है कि आप इसी चीज का इस्तेमाल करोगे और आपको टोटल पोटेंशियल इस जगह पर मिल जाएगा। तो ये आप लोगों के पास आ गया पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। अब हम ना कुछ स्पेशल बातें कर लेते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस की बात करते हैं। स्पेशल केस नंबर 1, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरा पॉइंट पी ना मैं थोड़ा सा पास ले आया यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर अगर पॉइंट पी खिसका के पास ले आओगे तो आपका एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मैंने कहा मैं पॉइंट पी को और पास ले, आप बोलोगे एक्स और छोटा हो जाएगा। अच्छा मैं पॉइंट पी को सेंटर पे ले आऊं तो आप बोलोगे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मैंने ये कहा व्हेन P lies at the center, अगर पॉइंट P जो है वो सेंटर पे लाई कर जाए तो सेंटर पे तब लाई करेगा जब x की वैल्यू कितनी होगी, 0। मैं यूं बोल दो अगर ये सेंटर पे लाई कर गया तो x की वैल्यू खुद ब खुद कितनी हो जाएगी, 0। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, x की वैल्यू 0 उठा के इसमें रख देता हूँ, पता लग जाएगा सेंटर पर कितनी पोटेंशियल बनेगा कितना। तो v की जगह पे v रखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर है q अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्स की वैल्यू है 0 का स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर, और r स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज q अपॉन में r का, सॉरी दिस इज r ओनली क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो आप बोल सकते हैं v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज q अपॉन में r। तो अब की बार से अगर किसी ने आपसे पूछा कि सेंटर पर कितना पोटेंशियल बनेगा, उसके मुंह पे जवाब दे देना कि इतना पोटेंशियल बनेगा, ठीक है। और अब इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, याद दिलाता हूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई थी आपको कि डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर पोटेंशियल 0 होता है मगर फील्ड 0 नहीं होती। फिर मैंने कहा था मैं आपको एक ऐसी जगह बताऊंगा जहां फील्ड 0 होती है मगर पोटेंशियल 0 नहीं होता, वो जगह ये रही भाई, सेंटर ऑफ द रिंग। इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पर याद करो जो फील्ड निकलवाई थी, नेट फील्ड कितनी थी, 0 थी, लेकिन नेट पोटेंशियल जो है वो 0 नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जगह भी आपको याद रखनी होगी कि एक ऐसी जगह बताइए जहां पर फील्ड तो 0 हो मगर पोटेंशियल 0 ना हो, तो आप बोलोगे सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। और अगर आपसे बोला जाए एक ऐसी जगह बताओ जहां पर फील्ड 0 ना हो, पोटेंशियल 0, तो आप बोलोगे ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। इस बात को ध्यान रखना भाई, मैं यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की बात कर रहा हूँ। अगर ये रिंग नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज हुई ना तो सेंटर पर फील्ड 0 नहीं बनेगी। कितनी बनेगी हमें नहीं निकालना, हमारा सिलेबस नहीं है, लेकिन ये सब कुछ किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ E की वैल्यू जो है सेंटर पर कितनी होती है, 0। पॉइंट नंबर 1 के बाद अब पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 की अगर मैं बात करूं और मैं ये कहूं इफ, अगर, या मैं यहां पर लिखता हूं व्हेन P lies very far away from O, अगर पॉइंट P बहुत दूर चला जाए, बहुत दूर जाके लाई करे, कहां से, O से, तो ऐसी सिचुएशन का मतलब तो ये हो गया ना कि x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r। भाई अगर पॉइंट पे जितनी दूर जाएगा x उतना बड़ा होता जाएगा। x अगर बहुत बड़ा हो जाएगा r से तो आप बोलोगे सर x के कंपैरिजन में r को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं x के कंपैरिजन में आप इसको ऐसे लिखो या यूं बोल दो कि r इज वेरी वेरी लेस देन x, कि r बहुत छोटा हो जाएगा इन कंपैरिजन ऑफ x। और अगर r बहुत छोटा हो गया तो आप इस वाले फॉर्मूले के अंदर ना x के कंपैरिजन में r को क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट। और नेग्लेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में q अपॉन में अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर, क्योंकि r स्क्वायर को तो नेग्लेक्ट कर दिया। तो आपके पास रिजल्ट आ गया v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज q अपॉन में x। इसका मतलब इतना पोटेंशियल बनेगा अगर आपका जो पॉइंट P है वो बहुत ही ज्यादा कहां पर हो, दूरी पर। अच्छा इसे अगर आप ध्यान से देखें ना तो ये बिल्कुल कैसा बन रहा है, सेम एज पॉइंट चार्ज, बिल्कुल ऐसा बन रहा है जैसे कि पोटेंशियल किसकी वजह से बनता है, पॉइंट चार्ज की वजह से। V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। इट मींस दैट कि अगर पॉइंट P बहुत दूर है तो बहुत दूर से ना ये वाली रिंग बहुत दूर वाले पॉइंटों के लिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। और ये बात मैंने पहले भी बता रखी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास एक रिंग है,
आप उसे पास से देखोगे तो वो बड़ी दिखेगी, लेकिन अगर आप बहुत दूर से देखोगे तो बहुत छोटी। तो डिस्टेंस के कंपैरिजन में अगर किसी का साइज बहुत छोटा हो जाए तो वो पॉइंट चार्ज होता है, इसका मतलब अब ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी, इसलिए इसका पोटेंशियल भी किसकी तरह बनेगा, पॉइंट चार्ज जैसे ही बनेगा, और इसलिए इसका रिजल्ट भी इतना ही आ रहा है। तीसरे के इसके बाद एक लास्ट पॉइंट, अगर मैं x की वैल्यू बढ़ाता चला जाऊं और इतना बढ़ा दूं x को कि x की वैल्यू इंफिनिटी हो जाए, तो अब अगर मुझे v निकालना हो कि अब कितना पोटेंशियल बनेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा दैट इज q अपॉन में अंडर रूट ऑफ, क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो आपको नजर तो आ जाएगा। तो x की वैल्यू इंफिनिटी का स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, और आप जानते हैं किसी को भी अगर इंफिनिटी से डिवाइड करोगे तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो आप बोल सकते हैं कि इस रिंग की मदद से इंफिनिटी पर जो पोटेंशियल बनेगा वो कितना बनेगा, 0। ये बात आपको मैंने पहले भी बताई थी कि इंफिनिटी पर चाहे चार्ज से पोटेंशियल निकालो, पॉइंट चार्ज से, डाइपोल से निकालो, रिंग से निकालो, जिस मर्जी से निकालो, इंफिनिटी पर हमेशा पोटेंशियल भी 0 होता है और फील्ड भी कैसी बनेगी, 0 ही बनेगी। ये चीज आपके पास आ गई। अब एक आखिरी बात बता रहा हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है, ढंग से समझिएगा इस चीज। अच्छा एक बात बताओ, ये पॉइंट P जो है वो रिंग से कुछ दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, x डिस्टेंस की दूरी पर। ये रहा मेरा फॉर्मूला, इसका मतलब ये डिस्टेंस बढ़ेगा, अगर आपका डिस्टेंस x इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो पोटेंशियल क्या होता जाएगा, डिक्रीज। और अगर आपका x डिक्रीज कर दूं, कम करता चला जाऊं, तो पोटेंशियल क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि x कम होगा तो पोटेंशियल ज्यादा, x कम होगा तो P पॉइंट कैसा होगा, पास में। मतलब जितना P ज्यादा पास लाते जाओगे उतना x कम होता जाएगा और उतना पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। ये बात सबके लिए क्लियर। जितना पॉइंट P दूर ले जाओगे उतना x बढ़ेगा और उतना पोटेंशियल घटता जाएगा, और जब x की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी तो पोटेंशियल पूरा ही कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये हुआ, मैं इसे यहाँ से रब करके यहाँ पर लिख रहा हूँ, इस जरूरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि x की वैल्यू जैसे जैसे डिक्रीज करेंगे, इसका मतलब है x की वैल्यू जैसे जैसे डिक्रीज करेगी, दिस इंप्लाइज दैट वैसे वैसे v की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज, इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। अच्छा इसका मतलब ये होता है कि x की वैल्यू जैसे जैसे कम होगी v वैसे वैसे बढ़ेगा, मतलब जब x की वैल्यू सबसे कम होगी तब v सबसे ज्यादा होगा, और सबसे कम x की वैल्यू कितनी हो सकती है, आप बोलोगे 0। इसका मतलब जब x 0 होगा उस टाइम पर जो v होगा वो कैसा होगा, सबसे ज्यादा। इसका मतलब है कि x बराबर 0 पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। इट मींस कि एक चार्ज रिंग से आसपास में कोई भी पूछे कि कहां पोटेंशियल मैक्सिमम बनेगा, तो आप जवाब देना कि उसके सेंटर पर पोटेंशियल मैक्सिमम बनेगा, इसके अलावा बाकी जगहों पर पोटेंशियल कंपैरेटिवली कैसा बनेगा, कम बनेगा। ठीक है, अब एक बात सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं W का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलते हो सर Q इंटू में V होता है, ये होता है Q इंटू V। मैंने कहा एक चार्ज को मैं इंफिनिटी से उठा के लाया और ला करके इसके सेंटर पर रख दिया, बताना कितना मैक्सिमम कितना वर्क करना पड़ेगा, तो जो चार्ज लाए Q और जितना पोटेंशियल है वो V, आपको वर्क पता चल जाएगा। अब आपको पता है कि भाई सेंटर पर पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, इसका मतलब है सेंटर पर चार्ज को ला के रखने में सबसे ज्यादा वर्क होगा, और रिंग के आसपास कहीं और रखोगे तो उतना ज्यादा वर्क नहीं होगा। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि रिंग पे कहां पर पोटेंशियल सबसे ज्यादा, तो सेंटर पर। इसको ऐसे भी पूछते हैं कि बताइए कि मैक्सिमम वर्क डन कहां पर होगा अगर मैं चार्ज को इंफिनिटी से उठा करके कहां रखूं ताकि सबसे ज्यादा वर्क डन हो ऐसा करने में, तो आप बोल देना ऑन द सेंटर ऑफ द चार्ज्ड रिंग। तो ये थी आज की क्लास, जिसके अंदर मुझे ये सारी बातें आपको बतानी थी। ऐसा कोई टॉपिक आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, लेकिन इस तरीके के सवाल या इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसा मिलता जुलता कुछ तो एनसीईआरटी वाले, सीबीएसई वाले अपना जो सैंपल पेपर निकालते हैं ना, उसके अंदर या सपोर्टिंग मटेरियल निकालते हैं, उनमें ऐसी चीजें दे रखी है। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होना, घबराना मत कि किताबों में तो ये दे ही नहीं रखा, ये करवा कहां से दिया, सपोर्टिंग मटेरियल में ऐसा कुछ दे रखा है, इसलिए मैंने इस चीज को करवाया, वरना मैं इसे नहीं करा था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी। अच्छा आप सुनिए ध्यान से, अब आज की क्लास को यहीं पर हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि एक टॉपिक करवाऊंगा और उस एक टॉपिक के बाद फिर हम ना यहाँ तक के जितना अभी कर लिए इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। अभी मैं बस, हो सकता है क्या पता ऐसा भी हो कि मैं सीधा ही न्यूमेरिकल स्टार्ट करूं, अदरवाइज मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं टॉपिक करवा दूं। अभी एक और पोटेंशियल निकालना बाकी है, स्फीयर से पोटेंशियल कैसे निकलेगा
वो बताऊंगा, और वो खत्म होने के बाद फिर पोटेंशियल निकालने वाला केस खत्म हो जाएगा, फिर हम दूसरी चीजों पे आ जाएंगे। तो पोटेंशियल निकालने तक के न्यूमेरिकल हम अगली क्लास में या उसकी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इसलिए अगर न्यूमेरिकल आप चाहते हो कि आपसे ठीक से हो, आपको समझ में आए, तो जितना मैंने आपको पढ़ाया, आज शायद तीसरी क्लास है इस चैप्टर नंबर 2 की, उतना पूरा अभी तक का पढ़ के आइएगा, ठीक है। और ठीक है, आप रुकिए जरा।